अस्सलामुअलैकुम। हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट इस पावर में आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम। हमारा जो नंबर सिस्टम पर हमारा टॉपिक चल रहे थे, जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया, जिसमें हमारा जो मेजर टॉपिक था वो रियल नंबर था। हमने अभी तक जो भी स्टडी किया वो रियल नंबर के ऊपर था। फिर वो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हों या रेडिकल्स की प्रॉपर्टीज़ हों, एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज़ हों, लेकिन अभी तक हम सिर्फ रियल नंबर्स की हद तक थे, उससे आगे नहीं। और हमने डीपली स्टडी किया नंबर सिस्टम को, लेकिन सिर्फ रियल नंबर तक। ठीक है। और आपको याद होगा कि हमने लास्ट जो टॉपिक कुछ दिन पहले स्टडी किया था, उसमें हमारे पास था प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स। लेकिन मैंने आपको वहां एक चीज याद करवाई थी कि आप यहां पर एक बात जहन में रखिएगा कि हम प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिकल्स कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव नंबर्स की कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर्स की हम आगे जाकर करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरीके से रियल नंबर्स अपनी अहमियत का बहुत अहमियत रखता है, इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हमारे पास एक बहुत अहमियत के हामिल हैं। ठीक है। अब सबसे पहले सोचने वाली बात यह है कि रियल नंबर ही हमारे लिए काफी क्यों नहीं थे। ठीक है। देखा जाए तो पहले हमारे पास नेचुरल नंबर थे, फिर होल आने की भी कोई वजह हुई, फिर उसके बाद इंटीजर्स आने की भी कोई वजह हुई, रेशनल आने की भी कोई वजह भी हुई। तो इसी तरीके से आपने पहले ये सोचना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्यों आए। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात या थोड़ी तवज्जो दिलाना चाहता हूं इस बात के ऊपर कि एक बात हमारे स्टूडेंट्स के अंदर बहुत कॉमन है। वो ये है कि हमारे स्टूडेंट्स को ये होता है कि भाई हमें जल्दी से एक्सरसाइज की तरफ ले जाया जाए, हमें बस एक्सरसाइज को सॉल्व करवा दिया जाए, पेपर में एग्जाम में एक्सरसाइज आएगी। देखें, ये बहुत बड़ी गलती है जो आप लोग शुरू से करते आ रहे हैं और आगे भी करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये गलती आप आगे जाकर मत करें। क्यों? क्योंकि अब आप देखें कि जो टॉपिक आपने अच्छे से डिस्कस किया होगा, जिस टॉपिक के बारे में आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट होगा, फिर उसके बारे में कहीं से भी एग्जाम्पल आ जाए तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आपने सिर्फ अपनी तवज्जो रखी एक्सरसाइज पर और फिर आपसे अगर सवाल किया जाए पंजाब टेक्स्ट बुक में से, तो आपसे वो क्वेश्चन नहीं होगा और आप आगे से जवाब देंगे बड़ी खुशी से कि सर ये हमारी बुक में नहीं है, ये हमने किया नहीं। लेकिन ऐसा मैथ में नहीं होता। मैथ में, फिजिक्स में, बाकी साइंस सब्जेक्ट में यही होता है कि अगर आपको टॉपिक क्लियर है तो क्वेश्चन किसी किस्म का भी आ जाए तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए। लेकिन एक रेंज और एक लेवल में भी फर्क होता है। मैं समझता हूं लेवल, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि अब आप जो मैं टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पहले टॉपिक भेजता हूं अब चैनल के ऊपर, ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर वो एग्जांपल्स की तरफ जाएं। और मैंने देखा है कि जो आप लोग वीडियोस को कम सुनते हैं, टॉपिक्स को आप चले जाते हैं एक्सरसाइज पे कि हमारा मतलब एक्सरसाइज है, लेकिन टॉपिक नहीं अगर आप समझ रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पहले टॉपिक को समझें फिर आप एक्सरसाइज पर जाएं। ठीक है। वगरना मैं भी दूसरे चैनल्स की तरह डायरेक्ट एक्सरसाइज पर आता और अपनी बहुत सारी एक्सरसाइज को लेकर आगे चला जाता। लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि भाई वो तो भेज रहे हैं लेकिन मेरा कुछ चेंज होना चाहिए, तो मैंने चेंज के लिए ही पहले टॉपिक को आपको भेजता हूँ वीडियो लिंक, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पर आते हैं। और एक्सरसाइज फिर हमारे लिए बहुत आसान हो जाती है और हमें हर चीज को पहले ही इल्म होता है। तो अब यहां पर देखें कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की शुरुआत क्यों हुई, इनकी जरूरत पेश क्यों आई। वो देखें, हमारे पास है इक्वेशन ये। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आपने ये खुद सोचना है कि x के अंदर मैं ऐसा क्या नंबर ऐड कर दूं जो जवाब मेरे पास 0 आ जाए, जिसको हम आम लफ्जों में जीरोज ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं या रूट ऑफ द इक्वेशन बोलते हैं। कि x की मैं क्या वैल्यू पुट करूं जिससे मेरा जो जवाब है, इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, यही होता है ना। तो अब आप सोचें कि इसमें मैं कौन सा ऐसा नंबर पुट करूं जिससे मेरा जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाए। आपके जहन में आ रहा होगा सर -1, क्योंकि 1 - 1 इक्वल टू 0। लेकिन याद रखिएगा यहां पर स्क्वायर है। जब लास्ट डे ही हमने पढ़ा, जब नेगेटिव नंबर के ऊपर इवन नंबर आ जाए तो उसका जवाब पॉजिटिव होता है। तो -1 ऐड करेंगे, पुट करेंगे, तब भी आपका जवाब पॉजिटिव 1 आएगा। पॉजिटिव 1 प्लस 1 तो जवाब 2 आ जाएगा, 0 नहीं आएगा। यानी आप रियल नंबर्स के अंदर जितनी मर्जी खोज लगानी है लगा लें, लेकिन आपको कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। मैं समझता हूं मेरी बात समझ में आ गई होगी कि आप कोई भी नंबर इसमें पुट करें और फिर इन दोनों नंबर्स को ऐड करें, जवाब आपके पास 0 आना चाहिए। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है हमारे पास। ठीक है। मजीद अगर ये बात भी समझ में नहीं आ रही तो आप यहां से अंदाजा लगा लें, x स्क्वायर इक्वल टू
-1, यानी मैं ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं, ऐसा कौन सा नंबर ऐड करूं, सॉरी पुट करूं जो मेरा x में मैं पुट करूं और जवाब मुझे -1 मिल जाए। ऐसा कोई है नंबर आपके पास? नहीं, यकीनन नहीं होगा। मेरे जवाब के साथ आप भी मुतमईन होंगे कि सर ऐसा वाकई ही कोई नंबर नहीं जो हम x में पुट करें और हमारा जो जवाब है वो -1 आ जाए। ठीक है, अक्सर 99% स्टूडेंट्स कहते हैं सर -1, लेकिन वो जज्बात में आकर कह देते हैं, जबकि होता नहीं है, क्योंकि -1 का स्क्वायर जब करेंगे +1 होगा, कभी भी वो बराबर नहीं होते। तो हम इक्वेशंस को इसी तरीके से हल करते हैं, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए कि x मुझे क्या होना चाहिए जो इसमें पुट करूं। तो मुझे जब स्क्वायर खत्म करना है तो मैं टेकिंग पावर 1/2 बोथ साइड दूंगा, यानी कि स्क्वायर रूट बोथ साइड दूंगा। जब हमने स्क्वायर को खत्म करना होता है तो हम स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करते हैं, और अगर स्क्वायर रूट को खत्म करना हो तो हम टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड करते हैं। ये बात भी आप अच्छे से समझ लें। तो जब मैं स्क्वायर रूट बोथ साइड करूंगा तो ये आ जाएगा, इस तरफ भी रेडिकल आ जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू रेडिकल -1। अब ये जो नंबर है, ये नंबर ऐसा हमने अभी तक जो स्टडी किया था, मैंने भी आपको याद होगा, आपको बताया था कि हमने जो भी रेडिकल्स पढ़े थे वो पॉजिटिव नंबर्स के थे। अब हमारे पास देखिए आप क्या है, नेगेटिव नंबर। तो इस नंबर का ताल्लुक रियल नंबर से नहीं है। क्या बात समझ में आई कि जो हमें नंबर मिला कि हम x की जगह क्या पुट करें, जो नंबर हमें मिला पुट करने के लिए, इसका ताल्लुक ये नहीं, ताल्लुक है इसका किसके साथ, रियल नंबर के साथ। ठीक है, अब क्या पता चला कि रेडिकल -1, रेडिकल स्क्वायर रूट -1, अब ये जो नंबर है आपके पास, इसके लिए अब नया नाम दे दिया इसको। ठीक है, यानी अब कह दिया गया कि -1 इक्वल टू आयोटा, यानी इसको एक नाम दे दिया आयोटा का, कि ये जो आयोटा है वो इसके बराबर है। ठीक है, अब यहां से फिर आपके कॉम्प्लेक्स नंबर की जो है, यूं समझे कि सिलसिला शुरू हुआ कि कॉम्प्लेक्स नंबर फिर आगे के भाई ऐसा एक सेट बनाते हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे, और उसमें जो बाकी कोई नई चीज नहीं, सिर्फ ये एक आयोटा है जिसने कॉम्प्लेक्स नंबर को पैदा किया है। ठीक है, अगर ये मसला हमारे पास ना आता तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट भी हमें नहीं बनाना पड़ता। ठीक है, तो मैं समझ गया हूं कि आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर आने की वजह क्या है, इस वजह से। ठीक है, यानी अब पता ये भी चल गया कि आयोटा जो है वो रेडिकल -1 के बराबर होता है। अब आप इसमें पुट करें, देखिएगा x² + 1 इक्वल टू 0, इसकी जगह आप पुट करेंगे रेडिकल -1 का स्क्वायर + 1 इक्वल टू 0, ये इसके साथ खत्म हो जाएगा, -1 + 1 इक्वल टू 0, ये मसला हल हो गया। ठीक है, अभी आप समझें, थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन को भी देख लें कि कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं, क्या होते हैं। ये तो आपने सिर्फ ये डिस्कस किया था कि आए क्यों, क्या वजह पेश आई, जबकि हमने पहले बहुत अच्छे से समझा था कि रियल नंबर जो है तमाम नंबर्स का जो है बाप होता है, लेकिन अब जो है कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ गए। ठीक है, अब वो रियल की वो जो खूबी थी, अब वो खूबी थोड़ी सी कम हो गई है। ठीक है, लेकिन है बहुत ज्यादा, रियल नंबर बहुत बहुत यूं समझें कि खूबसूरत नंबर्स हैं जो बहुत सारी खसूसियात अपने अंदर रखते हैं। अ नंबर ऑफ द फॉर्म, कोई भी नंबर इस शक्ल में पाया जाए, a + b आयोटा, a + b आयोटा, कोई भी नंबर इस फॉर्म में आपको नजर आए, वेयर a एंड b, वेयर a एंड b, ये जो a है ये और ये जो b है, ये कोई भी रियल नंबर्स होंगे, यानी ये कोई भी स्केलर्स होंगे, कोई भी नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, ये मल्टीप्लाई होगा और ये कोई भी नंबर होगा कांस्टेंट, आर रियल नंबर्स, यानी ये दोनों के दोनों रियल नंबर्स होंगे। एंड आयोटा इज एन इमेजिनरी यूनिट, आयोटा जो है वो एक इमेजिनरी यूनिट है। ठीक है, जो हमारे अगर तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए तो फर्स्ट पार्ट हमारा जो होता है वो रियल होता है, सेकंड पार्ट जो होता है वो हमारे पास इमेजिनरी, यानी ये पार्ट हमारा कहलाता है रियल पार्ट, और ये जो है ये हमारे पास है इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, याद रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में दो पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट रियल और दूसरा पार्ट इमेजिनरी। अब अगर यानी कि लिखा हुआ हो वैसे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर देखा जाए तो फर्स्ट पार्ट रियल, सेकंड पार्ट इमेजिनरी होता है, लेकिन अगर जगह चेंज हो जाए फिर भी नो प्रॉब्लम, क्योंकि आयोटा जिसके साथ होगा वो आपका इमेजिनरी फॉर्म, वो इमेजिनरी नंबर होगा। ठीक है, यानी a + b आयोटा है तो b आयोटा जो है वो इमेजिनरी पार्ट होगा और a आपका रियल होगा। अगर a आयोटा + c होगा तो समझो कि a आयोटा वाला जो है वो आपका इमेजिनरी पार्ट है और जो c है वो आपका रियल नंबर होगा।
अब इसको डिनोट कैसे किया जाता है, जैसे कि नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है, कंपोजिट को c से, प्राइम को p से, इंटीजर को कैपिटल Z और बीच में डबल लाइन होती है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमारे पास जो डिनोट किया जाता है वो स्मॉल z से किया जाता है। और ऑर्डर पेयर, अब देखें ये जो बात है ना, ये बात आप अच्छे से समझें कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऑर्डर पेयर में भी लिखा जाता है। जिस तरीके से आपको मैंने शायद नहीं अभी तक ये टॉपिक को स्टडी किया इस चैनल पर कि ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, कि उसका ऑर्डर पेयर को हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। फर्स्ट पार्ट अगर होगा वो हमारा एक्स एक्सिस एक्स की वैल्यू होती है, सेकंड जो होता है वो हमारे पास वाई होता है, और हम बीच में कॉमा होता है, यानी इसको इस तरीके से लिखा जाता है एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो जिस तरीके से हमारे पास ये सेट में भी होता है, एक ऑर्डर फॉर्म होती है और एक ऑर्डनरी फॉर्म होती है। अब इनको ऑर्डर पेयर में भी लिखा जाता है। याद रखिएगा, एक बात खास याद रखिएगा कि ऑर्डर पेयर में जगह मुकर्रर है। क्या मुकर्रर है कि फर्स्ट जो होगा वो रियल होगा, सेकंड जो होगा वो आपका इमेजिनरी होगा। क्यों इसकी जगह क्यों मुकर्रर है? क्योंकि ऑर्डर पेयर में अयोटा का सिंबल हम नहीं लगाते। ठीक है, यानी ऑर्डर पेयर जब भी होगा तो उसमें अयोटा नजर नहीं आएगा और ना ही होना चाहिए। जबकि अगर हम वैसे बगैर ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो अयोटा देना लाजमी है, क्योंकि बगैर अयोटा के हमें नहीं पता चलेगा कि इमेजिनरी पार्ट कौन सा है और रियल पार्ट कौन सा है। अब देखें 6,7 तो अंडरस्टूड है 6 इज रियल, 7 इज इमेजिनरी। अब जब इस ऑर्डर पेयर को आप नंबर में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 6 + 7 अयोटा। ठीक है, अच्छा अब ये भी रखिएगा, अगर मैं पूछूं 7, ये 7 क्या है? क्या ये इमेजिनरी नंबर है? तो आप कहेंगे ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है और ये रियल पार्ट है। अगर मैं पूछूं इसका इमेजिनरी, तो आप कहेंगे कि सर इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। फिर से देख लें, कोई भी नंबर अगर मैं बोलूं 8 अयोटा, तो आप क्या कहेंगे कि 8 अयोटा इज अ इमेजिनरी पार्ट एंड इट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये इमेजिनरी पार्ट है। और पूछा जाए इसका रियल पार्ट कौन सा है, तो आप कहेंगे इसका रियल पार्ट हमारे पास 0 होगा। और अगर इस नंबर को मैं कहूं ऑर्डर पेयर में लिखें तो आप 0,8 लिखेंगे ऑर्डर पेयर में। याद रखिएगा फर्स्ट पार्ट इज रियल, सेकंड पार्ट इज इमेजिनरी। ठीक है, यहां तक मैं नहीं समझता कोई ऐसी कंफ्यूजन वाली बात होगी। बस बच्चे जो ज्यादातर गलती करते हैं वो ये करते हैं कि ऑर्डर पेयर में भी इमेजिनरी का साइन लेकर आते हैं, जबकि ऑर्डर पेयर में इमेजिनरी का साइन नहीं होता, सॉरी अयोटा का साइन नहीं होता। रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय REZ। Z तो कॉम्प्लेक्स नंबर, RE का मतलब रियल पार्ट, यानी अगर ये चीज लिखी हुई है तो इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जिस तरीके से मैं पूछूं यहां पर क्या होगा, तो आप कहेंगे REZ = 6, यानी इसका जो रियल पार्ट है वो 6 है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय IMZ। इमेजिनरी, ये तो आप समझ गए होंगे कि इमेजिनरी जिस तरह यहां पूछा जाए तो आप कहेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z = 7। ठीक है, ये जो है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अच्छा ये देखिए, अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर वैसे तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। हम फर्स्ट ईयर की जब मैं वीडियोस आपके साथ अपलोड करूंगा तो वहां पर आप देखिएगा कि यही कॉम्प्लेक्स नंबर थोड़े से फेल जाते हैं ना, वहां पर एक नया टॉपिक आ जाता है मॉडुलस। ठीक है, वहां पर आप वो भी स्टडी करते हैं। फिर वहां पर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी आ जाता है। लेकिन 9th क्लास अभी न्यू है, बेसिक है, तो ये पहले टॉपिक हमारा फर्स्ट ईयर में था, 9th में नहीं था पुरानी किताब में, लेकिन पंजाब की बुक में ये टॉपिक है। तो अब हमारी सिंध टेक्स्ट बुक में भी ये टॉपिक आ गया है, तो अच्छी बात है कि हमारा बेसिक स्ट्रांग होनी चाहिए, तो हमें बड़ी क्लासेस में मसला नहीं होता। अब कॉन्जुगेट क्या है? कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जस्ट चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, कि सिर्फ आपको इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी है। याद रखिएगा, जो बच्चे यहां पर गलती करते हैं वो क्या समझते हैं कि बस बीच वाली जो निशानी है वो चेंज कर दे। जनाब नहीं, बीच वाली नहीं, जस्ट चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, कि सिर्फ आपने इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी है, बीच वाली का यहां कोई तस्वुर नहीं है। वो जो बायनोमियल का जो होता है ना, बायनोमियल कोई भी नंबर होता है, जब उसके हम मिडिल जो साइन है वो चेंज करते हैं तो वो हम कहते हैं उसका कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, लेकिन ये वो कॉन्जुगेट नहीं है। कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है जस्ट साइन चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, कि इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करनी है। अब देखें Z = 9 + 6 अयोटा। पहले तो याद रखिएगा इसका सिंबल क्या है कि Z के ऊपर बार। ठीक है, Z के ऊपर बार, इसका मतलब क्या होगा कि Z कॉन्जुगेट।
ठीक है, याद रखिएगा। z का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर और बार का मतलब क्या होता है कि उसका कॉन्जुगेट। अब इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, z बार इक्वल टू 9 माइनस 6 आयोटा। ठीक है, ये इसका यानी कि कॉन्जुगेट होगा। अब अगर यही सवाल यूं लिखा हुआ हो z इक्वल टू 9 आयोटा प्लस 5, तो बच्चे गलती करते हैं, ये बीच वाले साइन चेंज कर देते हैं। जनाब नहीं, बीच वाली की निशानी चेंज नहीं करनी, बीच वाले यानी कि जो भी साइन होगा आपने साइन चेंज करनी है इमेजिनरी पार्ट की। तो z बार इक्वल टू माइनस 9 आयोटा प्लस 5। ठीक है, ये इस तरीके से है। उम्मीद करता हूं कि आज का जो टॉपिक है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज देख लीजिए हमने क्या पढ़ा। एक हमने ये टॉपिक डिस्कस किया, सब टॉपिक जो था हमारा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों आए। फिर हमने उसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखी कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस शक्ल में होते हैं, कैसे होते हैं, कौन से उसके पार्ट्स होते हैं, किस तरीके से लिखा जाता है, ऑर्डर पे में भी लिखा जाता है, दूसरे नंबर में सैंपल से भी लिखा जाता है। और इसके अलावा उसका हमने कॉन्जुगेट पढ़ा, रियल पार्ट पढ़ा, इमेजिनरी पार्ट पढ़ा। मजीद अगर मैं नहीं समझता कि इस एक्सरसाइज के जो कॉम्प्लेक्स नंबर की हमारे स्टार्ट होने वाली है उसके अलावा हमारी कोई चीज रह गई हो, मजीद अगर कोई चीज ऐसी मैं समझता हूं कि जो रह गई हो, तो वो हम जरूर अगली एक्सरसाइज में अच्छे से डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आज की हर एक बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।